डीएनएस सर्वर के बारे में पढ़ेंगे। डीएनएस सर्वर हमारे पास आईपी को नेम में, जो इसकी मेन पर्पस है, आईपी को नेम में और नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है, वाइस वर्सा। नेम, लेट्स सपोज, अभी हम पहली बात तो यह है कि हम डोमेन नेम सर्वर को यूज़ क्यों करते हैं। अभी हमारे पास जो भी कंप्यूटर्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई आईपी के थ्रू होते हैं। तो बात यह है कि लेट्स सपोज जैसे google.com है, ये इसको याद रखना आसान है, बट जो उसकी आईपी होगी उसको याद रखना मुश्किल है। और एक बात ये भी है कि उसका मे भी सर्वर चेंज हो जाए तो उसकी आईपी चेंज होगी, तो आपको फिर उसका नाम याद रखना पड़ेगा। बट जो अभी google.com है वो मतलब उसको याद रखना हमारे लिए कन्वीनियंट है। डीएनएस सर्वर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसलेशन करता है एड्रेस टू नेम की या नेम टू एड्रेस की। अभी इस हायरार्की को ज़रा आप समझे कि सबसे पहले हमारे पास ये पीसी है। लेट्स सपोज ये लिखता है google.com। जब इसने google.com लिखा तो पहले इसके लोकल नेम सर्वर के पास जाएगा। अगर लोकल नेम सर्वर के पास इसके उसकी आईपी है तो उसको रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये जाता है रूट नेम सर्वर के पास। अगर इसके पास डाटा है तो उसको दे देगा, अगर नहीं है तो फिर ये पहले जाएगा रूट नेम सर्वर के पास। फिर उसके बाद रूट नेम सर्वर इसको बताएगा टीएलडी के बारे में, जो कि इंटरमीडिएट नेम सर्वर हैंडल करता है। टीएलडी से मुराद, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ऊपर हायरार्की होती है जो आगे कैटेगराइज करती है, हम इसको नीचे नीचे डायग्राम में देखेंगे। लेट्स सपोज ये डॉट कॉम की थी, तो अभी लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे इस हायरार्की में डॉट कॉम आएगा, इस हायरार्की में हमारे पास ईडीयू आएगा। तो टीएलडी सर्वर इसको कैटेगराइज करेगा और बताएगा किसने किस तरह, रूट नेम सर्वर बताएगा। अभी रूट नेम सर्वर इसको इसका जो डॉट कॉम सर्वर है उधर भेजेगा, और फिर आगे रूट नेम डॉट कॉम सर्वर बताएगा कि गूगल कैप किधर है। अभी इसको हायरार्की में देखते हैं। फिर उसके बाद ये लोकल नेम सर्वर के पास जाएगा, फिर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाएगा, फिर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर उसको उसके आईपी दे देगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो अभी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अच्छा, इसकी सर्विसेज क्या हैं, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ ली, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये जो नेम था, ये जो वेबसाइट का नेम है, ये काफ़ी बड़ा है। तो अगर हम ये भी लिखें तो ये भी वैलिड है, अगर हम enterprises.com लिखें ये भी वैलिड है। तो ये इसकी डीएनएस की सर्विस, एक डीएनएस एक और सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो होस्ट जो होस्ट एलियस, मतलब जो रियल नेम है उसका एलियस बना बना देता है। अभी ये बड़ा नाम था यहाँ से यहाँ तक, इसने क्या किया, इस नेम को अगर हम ये लिखेंगे तो डीएनएस सर्वर इसको इस चीज़ में मैप कर देगा। उसके बाद मेल सर्वर, अभी यहाँ पे someone@gmail.com और someone@mail.yahoo.com, इन दोनों का एक ही मतलब है। अभी जब हमारी क्वेरी डीएनएस पे जाएगी तो डीएनएस इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास पहली थी आईपी टू नेम, फिर दूसरे नंबर पे होस्ट एलियस, फिर तीसरे नंबर पे मेल सर्वर एलियस, और हमारे पास ये लो डिस्ट्रीब्यूटर तौर पर भी एक्ट करता है। अभी यहाँ पे बात की है कि हम डीएनएस को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज डीएनएस हम एक सर्वर रखें तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी, तो फिर अगर ये फेल हो गया तो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और ट्रैफिक इसके मेंटेनेंस का भी बहुत इशू आएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि हम टीसी डीएनएस के लिए यूडीपी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम ऊपर ऊपर वाली हायरार्की को समझते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट थी तो ये है हमारे पास टीएलडी सर्वर। अभी होता क्या है, जैसे लेट्स सपोज अभी आपने यहाँ पे लिखा google.com की क्यूरी, इसको सेंड की। अभी रूट नेम सर्वर देखेगा कि किस कैटेगरी का है। लेट्स सपोज google.com था ना,
तो वो डॉट कॉम वाले सेक्शन में इसको सेंड करेगा। फिर डॉट कॉम में देखेगा कि इसका सर्वर कौन सा है। लेट्स सपोज गूगल था, तो उसको गूगल डीएनएस सर्वर की तरफ सेंड कर देगा। और फिर जब उसके पास गूगल डॉट कॉम के पास जाएगा, गूगल के डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, तो फिर वो उसको आईपी दे देगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन्ड है, मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी हमारे पास जो रूट नेम सर्वर हैं वो वर्ल्ड वाइड 13 हैं। ये हमारे पास जो है मेन 13 हमारे पास रूट नेम सर्वर हैं। अभी हम टीएलडी सर्वर और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास टीएलडी सर्वर है वो हमारे पास बेसिकली इंटरमीडिएट नेम सर्वर है, जो कि इस हायरार्की में इस जगह पे है, ये वाला। ये हमारे पास टीएलडी सर्वर है जो कि बताता है कि ये किस टाइप का है, डॉट कॉम का है, डॉट org का है, डॉट edu का है। अभी यहाँ पर आप देखें, ये इसने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर क्या करता है, अभी लेट्स सपोज ये एक अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है। फॉर एग्जांपल, अभी लेट्स सपोज गूगल है, गूगल का कोई एक सर्वर नहीं है, गूगल बहुत बड़ा नेटवर्क है, सो उसके मल्टीपल सर्वर्स होंगे। तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास मल्टीपल इन तीनों की आईपी होगी। तो लेट्स सपोज वो क्लाइंट को देख के उसके जो करीब वाला है, यहाँ पे कोई भी जो उसको सूटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको कोई भी आईपी मेन सर्वर की उसको दे देगा। अभी लोकल नेम सर्वर क्या है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझें। ये हमारे पास मेनली हायरार्की का पार्ट नहीं है। लेट्स सपोज ये कोई आई 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 आईएसपी है, जो कि है लेट्स सपोज चाइना की। इसमें हमारे पास डिफरेंट वो लगे हैं, आईएसपीज लगे हुए हैं। अभी ये जो हमारे पास ये जो है ये वाला डीएनएस सर्वर, लोकल डीएनएस सर्वर, इसका पर्पस क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी ये जो डीएनएस सर्वर है, लेट्स सपोज आपने google.com सर्च किया था, तो पहले रिक्वेस्ट ये पहले एम्प्टी होता है, खाली होता है, कोई भी इसके अंदर लेट्स एड्रेस नहीं है। जब आपने google.com सर्च किया तो रिक्वेस्ट इसके पास गई, फिर इस तरह होते होते इसने जो आईपी थी वो ला के इस पीसी को दे दी। जब ये सारा प्रोसेस हुआ, तो अभी इसने देखा कि ये जो मेरा क्लाइंट है ये बार बार google.com की आईपी को मांग रहा है, तो ये क्या करता है, इस सर्वर के अंदर एक रिकॉर्ड रख लेता है जिसमें वो एज आ रूट नेम सर्वर एक्ट करता है। इसमें लेट्स सपोज google.com था, तो google.com की आईपी जो होगी उसका रिकॉर्ड ये अपने सर्वर के अंदर सेव कर लेगा। तो अभी इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी ये जो क्लाइंट है, इसको ये सारी सर्वर्स ट्रैवल नहीं करने पड़ेंगे, इसकी जो क्यूरी होगी वो सिर्फ जल्दी से जल्दी इस सर्वर से पूरी हो जाएगी। और एक और चीज़ कि ये जो रिकॉर्ड होता है इसका कुछ ना कुछ टाइम होता है, ये किसी लिमिटेड टाइम के लिए इस सर्वर के अंदर होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। या अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड कर दिया जाता है। अभी ये जो है ये एक प्रोक्सी सर्वर के तौर पर एक्ट कर रहा है इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अभी हम डीएनएस नेम रेजोल्यूशन के एग्जांपल में आइटरेटिव आइटरेटेड क्यूरी को समझते हैं। आइटरेटेड क्यूरी में सबसे पहले रिक्वेस्ट जब जाती है इस सर्वर पर जाती है, फिर उसके बाद रूट नेम सर्वर के पास, फिर इसके बाद वापस आती है, फिर टीएलडी के पास, फिर इसके पास वापस आती है, फिर अथॉरिटेटिव के पास, फिर उसके बाद ये इसके पास आती है। तो आइटरेटिव के अंदर हमारे पास जो लोकल नेम सर्वर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये आइटरेटिव क्यूरी का स्ट्रक्चर ये है, और इसमें हमारे पास ये जो लोकल नेम सर्वर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। उसके बाद जो रिकर्सिव क्यूरी है ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अभी क्या होता है, जब ये लोकल नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, फिर रूट नेम सर्वर के पास जाती है, फिर टीएलडी के पास जाती है, फिर अथॉरिटेटिव के पास जब से होकर जब रिक्वेस्ट वापस ही इसी हायरार्की में वापस आ जाती है। अभी जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और जो बर्डन है ऊपर हायरार्की पर होता है, कि जो हायरार्की है इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है कि वो जो नेम है रिट्रीव करके लोकल नेम सर्वर और क्लाइंट को दें। अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास ऊपर डीएनएस सर्वर है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स मतलब जो हम ये आईपी यहाँ से लेके आएगा उसको अपने पास सेव रख लेता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो पोली डॉट ईडू की आईपी मांगे तो वो उसको इस सारी हायरार्की से गुजर के नहीं जाना पड़े, बल्कि वो यहाँ से उसको अपने क्लाइंट को आईपी बता दे और क्लाइंट उसको यूज़ कर ले। इसी तरह अभी ये रिकॉर्ड इसके पास था। अभी जो रिकॉर्ड है इसका कोई ना कोई टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं टीटीएल टाइम, टाइम टू लिव। ठीक है। अभी बात ये है, लेट्स सपोज कि ये जो इसका सर्वर था इसकी जो आईपी थी वो चेंज हो गई। ये सर्वर है ना, इसकी आईपी जो पहले थी ना कुछ और थी, अभी जो है ना चेंज हो गई है। तो उस केस में ये इस पीसी को लेट्स सपोज यहाँ पे जो भी था 1.1.1 1.1.1 इसकी पहले आईपी थी, जो भी इसकी अभी वाली आईपी इसकी 2.2.2 हो गई है, मतलब चेंज हो गई है ना। तो अभी लेट्स सपोज जो ये रिकॉर्ड था इसका टाइम टू लिव था 1 डे। ठीक है। अभी लेट्स सपोज जब मैंने ये मेरे पास जो रिकॉर्ड है ये अभी इसका हाफ डे का टाइम है एक्सपायर होने का, तो अभी हमने इसकी लेट्स सपोज इसकी आईपी चेंज हो गई। तो अभी जब ये पोल डॉट ईडू की रिक्वेस्ट करेगा तो इसको ये रॉन्ग आईपी देगा। तो ये डीएनएस कैसे का नुकसान भी है। और लेट्स सपोज अगर कोई जो लेट्स सपोज ये रिकॉर्ड एक्सपायर हो गया है तो ये दोबारा जो है इस हायरार्की में से होके रिट्रीव करेगा और फिर डीएनएस पे रख दिया जाएगा। अभी हम डीएनएस रिकॉर्ड्स की टाइप को देखते हैं। लेट्स सपोज हमने अगर रिकॉर्ड इस सर्वर पे रिकॉर्ड ऐड करना था कि google.com जैसे poly.com की आईपी है 1.1। ठीक है। और इसकी आईपी है 1.1.1.1 और नेम है poly.com। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड ए को यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड अगर लेट्स सपोज हमें कोई बोले कि आप डीएनएस सर्वर के अंदर रिकॉर्ड ए एंटर करें, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, होस्ट नेम और आईपी। और लेट्स सपोज अगर हमने किसी सर्वर को बताना है कि लेट्स सपोज हमने किसी सर्वर को बताना है, ये कुछ सर्वर था, मैंने बताना है कि भाई जो मेरे पास पोली डॉट ईडीयू है ना, पोली डॉट ईडीयू जो पोली डॉट ईडीयू का जो वो है ना अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के बारे में बताना है ना, या मुझे उसका रिकॉर्ड इस सर्वर के अंदर ऐड करना है। इस सर्वर के अंदर मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का, तो फिर मैं टाइप एनएस यूज़ करूँगा। और अगर मुझे उसका बताना है कि लेट्स सपोज कि मतलब जैसे ये www.ibm.com है, इसका रियल नेम तो ये है। ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि अगर कोई www.ibm.com लिखेगा तो भी चलेगा। तो फिर मैं टाइप सी वाला रिकॉर्ड इस सर्वर के अंदर ऐड करूँगा। अगर मेल एक्सचेंज का नाम बताना है तो फिर उसके लिए मैं एम एक्स यूज़ करूँगा। और अगर हमारे पास कोई मेल एक्सचेंजर है तो उसके लिए हम एम एक्स लिखेंगे। अभी हम इस चीज़ को एग्जांपल के तौर पर आगे करेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। अभी ये हमारे पास डीएनएस का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफायर होता है 16 बिट का, और ये हमारे पास फ्लैग है, अगर क्यूरी है तो 0, अगर रिप्लाई है तो 1, उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह। अभी लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेटवर्क को रजिस्टर करूँ अपने उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये स्टेप याद रखें, गौर से सुने। मैं अपने सर्वर को और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को नेम भी दूंगा और आईपी दूंगा, सबसे पहला स्टेप ये है। फिर उसके बाद अभी एक चीज़ याद रखें, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कोई पीसी होगा ना जहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद रूट नेम सर्वर होगा, और फिर उसके बाद ये वाला सर्वर होगा ना। अभी लेट्स सपोज मैंने लिखा था
यहाँ पे नेटवर्क utopia.com ना, तो जो मेरा पैकेट था वो यहाँ से यहाँ पे गया ना, तो रूट नेम सर्वर को तो डॉट कॉम का तो पता है ना, वो इसको भेजेगा सिक्योरिटी को डॉट कॉम पे, डॉट कॉम सर्वर पे। अभी जब ये इस सर्वर पे आएगा, ये कौन सा सर्वर है, डॉट कॉम का सर्वर ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुने। अभी इसको क्या चाहिए, अभी इसको तो पता है ना कि यहाँ से मेरे पास है नेटवर्क utopia.com। अभी हमने हायरार्की में देखा है कि आगे डीएनएस है, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे पास नेटवर्क का नाम और उसके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का नाम, मतलब ये वाला नाम नेटवर्क का नाम आ गया, और साथ में ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का नाम है। तो हमने इसका रिकॉर्ड इसके अंदर रखना है ना, तो उसके लिए क्या था, एनएक्स, कि हमने बताया भाई कि जो ये इसका ये वाला नेम है, ये है नेटवर्क का नेम, और ये है इसके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का नेम। हमने क्यों बताया, क्योंकि ये डॉट कॉम था, इसको आगे ये पता होना चाहिए था कि इसने जाना किधर है। डॉट कॉम को तो ये पता है ना नेटवर्क उटोपिया है। तो अभी इसको जो रिकॉर्ड चाहिए इसका अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का चाहिए, हमने वो भी रख दिया। आगे फिर अभी खाली नेम से तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो हम एक और रिकॉर्ड एंटर करेंगे जो कि होगा इसका नेम और इसकी आईपी, यानी टाइप ए रिकॉर्ड। मतलब हम डी एन डॉट कॉम पर एन एस एन एस की एक रिकॉर्ड डालेंगे और एक टाइप ए का रिकॉर्ड डालेंगे। अभी इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इनको आईपीस दे दी, उसके बाद मैं रजिस्ट्रार के पास गया कि मैंने डीएनएस रजिस्टर करवाना है। उसके बाद हुआ क्या, उसने बोला कि प्रोवाइड नेम ऑफ आईपी और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने टीएलडी सर्वर पर, जो कि डॉट कॉम सर्वर था, ये वाला सर्वर, यहाँ पे दो रिकॉर्ड एंटर किए, एनएस वाला और ए वाला। क्यों एंटर किया, क्योंकि हमारे पास डॉट कॉम ने आगे कम्युनिकेट किससे करना था, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर से इससे कम्युनिकेट करना था। तो इसके लिए इसको, इस सर्वर को इसका नेम और आईपी पता होनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने पहले इसके नेटवर्क को मैप किया इसके नेम के साथ, और फिर डी एन मतलब अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की आईपी बता दी। फिर उसके बाद एंड पे, अभी देखिए जब मैं अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे आऊँगा ना, तो इसको इससे कम्युनिकेट करने के लिए इसके आईपी का पता होना चाहिए। और फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मैं यहाँ पे एक टाइप ए भी रिकॉर्ड भी एंटर करूँगा। यहाँ पे आप देख लें, ये हमने कहाँ एंटर किया है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पर। तो ये चार स्टेप्स थे। उसके बाद डीएनएस अटैक को देखते हैं। डिनाइल ऑफ सर्वर्स का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक सर्वर यहाँ पे है, और ये जो सर्वर है दो बंदों को हैंडल कर सकता है। लेट्स सपोज ये एक लेजिटिमेट यूज़र है, ये एक अच्छा बंदा है, पीसी ये वाला। अब यहाँ पे वन और टू ने इसको जैम कर दिया है, कोई फजूल में से क्यूरीज कर रहे हैं ताकि इसको टाइम ना मिले। तो ये हमारे पास डीडीओएस अटैक है, जिसमें हम इसको मतलब जो सर्वर है उस पे जो लेजिटिमेट जो अनऑथोराइज यूज़र हैं, वो जाके इसको जैम जैम कर रहे हैं, ताकि जो ये वाला बंदा है इसकी क्यूरी रिजोल्व ना हो। और मैन इन मिडल से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने कोई और डीएनएस google.com लिखा है, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर दे, कोई और आईपी मतलब दे दे, किसी यूट्यूब की आईपी आपको दे दे। और हमारे पास जो डीएनएस पॉइजनिंग है, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास नेम सर्वर है उसके अंदर कोई बोगस आईपी आ जाती है, मतलब हैकर उसमें बोगस बोगस आईपी एंटर कर देता है। तो जब भी आप फिर कॉल करेंगे लोकल नेम सर्वर को, तो वो आपको कोई और आईपी देगा एक्चुअल की जगह।